चलिए, ये बीएड जो फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम हुआ था 2025 में, तो फाइनल एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वही 10 क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब इसे पीवाई की सेट समझ सकते हैं। तो 10 ही क्वेश्चंस को हम आसानी से समझेंगे और इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, सारे आंसर्स आपको पीडीएफ में यदि चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप का जो चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो चलिए सेशन शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि बाल्य अवस्था के विकास को आकार देने में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा करें तथा अपने तर्कों के समर्थन में कुछ उदाहरण दें। देखिए, बाल्यावस्था का जो विकास होता है उसके दो प्रमुख कारक यहाँ पे दिए हैं। पहला है आनुवंशिकता और दूसरा है पर्यावरण। तो पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था के विकास में इन दोनों कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आनुवंशिकता और पर्यावरण बाल्यावस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, आनुवंशिकता से बच्चों को माता पिता से शारीरिक गुण जैसे कि ऊंचाई, रंग, बुद्धि, क्षमता मिलते हैं, जबकि पर्यावरण इन गुणों को विकास देता है। यदि किसी बच्चे में बुद्धिमत्ता का गुण जन्म से है लेकिन उसे सही शिक्षा और प्रोत्साहन नहीं मिलता, यानी कि सही शिक्षा और प्रोत्साहन कहने का मतलब है यदि उसे पर्यावरण में इन सब चीज नहीं मिल पाता है तो उसका विकास रुक जाता है। पर्यावरण में कुछ चीज आते हैं जैसे कि परिवार है, स्कूल है, समाज है, पोषण है, सुरक्षा है, इत्यादि है। यदि बालक को आनुवंशिकता, जिसमें हम कहते हैं, पहले हम चर्चा किए हैं कि जिसमें बुद्धिमत्ता, रंग, रूप इत्यादि आता है, यदि पर्यावरण से उन चीजों को सपोर्ट मिले तो क्या होता है, बच्चा बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन यदि इन चीजों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल एक कोई आपके अंदर चीज है तो आप उससे संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछने का मतलब ये था कि कोई टीचर है तो वो किसी बच्चे को यदि पढ़ा रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि बच्चों में दोनों विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर केवल एक ही विकास पे जोर दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि सांस्कृतिक मान्यताएं एवं प्रथाएं। देखिए, यहाँ पे दो चीज यहाँ पे आया है। सबसे पहला है मान्यताएं, सांस्कृतिक मान्यताएं एवं प्रथाएं पालन पोषण की शैलियां और बाल्यावस्था के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। सामूहिकतावादी और व्यक्तिवादी संस्कृतियों की दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले समझना कि सांस्कृतिक बच्चों के पालन पोषण और विकास को प्रभावित करती है। संस्कृति जो होती है, संस्कृति वो बच्चों के पालन पोषण और विकास को प्रभावित करती है। तो इसका मतलब कि अलग अलग जहाँ पे संस्कृति होगी वहां पे बच्चों का विकास अलग अलग ढंग से होगा। तो उसी ढंग को हमको समझना है, उसके चेंजेस को समझना है। जैसे कि फर्स्ट है सामूहिकतावादी। सामूहिकतावादी संस्कृति भारत में होता है जहाँ पे परिवार और समाज को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चे को सहयोग, सम्मान और सामूहिक सोच सिखाई जाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में बच्चों को बड़ों को सम्मान करना सिखाया जाता है। लेकिन वही हम व्यक्तिवादी संस्कृति की बात करेंगे। यदि हम व्यक्तिवादी संस्कृति की बात करें जो कि इंडिया में नहीं होता है, इंडिया से बाहर होता है, अमेरिका वगैरह देशों में, तो वहां पे बच्चे को आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे वहां पे अपना निर्णय खुद लेते हैं। सामूहिकतावादी हम पर जोर देता है जबकि व्यक्तिवादी जो होता है वो मैं पर जोर देता है। तो ये प्रश्न पूछा इसलिए जाता है ताकि बच्चों को संस्कृति के अनुसार, जब अलग अलग संस्कृति के हिसाब से वो आगे बढ़ता है तो उसमें क्या अंतर आता है, इन चीजों को गंभीरता से समझा जा सके। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पिछली पीढ़ियों की तुलना में आज के जो बच्चे होते हैं उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ये चुनौती किस प्रकार विकसित हुई है। देखिए, आज के जो बच्चे हैं या किशोरों को पहले की तुलना में नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के समय की जो मुख्य चुनौतियां हैं वो सबसे पहला हमारा जो चुनौतियां है वो होता है आज के समय में डिजिटल मीडिया। फर्स्ट, डिजिटल मीडिया का एक चुनौती है यहाँ पे। दूसरा चुनौती है कैरियर की अनिश्चितता। पहले ऐसा नहीं था लेकिन आजकल कैरियर को लेकर भी थोड़ा लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। तीसरा है मानसिक तनाव और अवसाद। चौथा है परिवार से दूरी। तो ये जो सारे अभी नई नई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं बच्चों के लिए,
सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के कारण आत्मसम्मान भी प्रभावित हो रहा है। पहले के समय में ये समस्याएं कम थी क्योंकि जीवन बहुत ही सिंपल था। तो ये प्रश्न पूछने का मतलब ये था ताकि शिक्षकों को नई नई समस्याओं को फाइंड आउट कर सके, इसलिए ये क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए, मैं अभी उतना डिटेल्स में आपको बता नहीं रहा हूँ। एक्चुअली मैं बस पीवाईक्यू को आज लाया हूँ ताकि आप थोड़ा समझ सके क्वेश्चंस को और थोड़ा आंसर्स को भी समझ सके। बाकी जो फुल क्लास होगा वो कल से मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। एक एक क्वेश्चंस को मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आज मैं बस आपको बस क्वेश्चंस और उसके कुछ पैटर्न को बता रहा हूँ। चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि बिहार के ग्रामीण और शहरी परिवेश के संदर्भ में संक्रमणकालीन चरण के रूप में किशोरा अवस्था के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन बहुत कम होता है, जल्द ही जिम्मेदारी लेने की जो बात होती है वो उनके ऊपर आती है। शिक्षा के अवसर में यहाँ पे कमी होती है, बढ़िया कोचिंग क्लासेज स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे होते नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्र में इन सब के कारण अवसर वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग तरह के स्किल्स सीखते हैं तो वहाँ पे करियर ऑप्शंस भी ज्यादा होता है। थोड़ा डिजिटली बच्चे ज्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो गांव का किशोर जो है जल्दी काम में लग जाता है, जबकि शहर का किशोर उच्च शिक्षा की ओर जाता है। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। दोनों के परिवेश किशोर के विकास को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल आप कह सकते हैं वो अलग होता है, शहर के लाइफ स्टाइल से अलग होता है। तो दोनों के जो कैरियर ग्रोथ होता है वो अलग अलग ढंग से चलता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में ताकि आप स्थानीय शिक्षा को और बाहर की जो शिक्षा होते हैं उन दोनों शिक्षा का अंतर को आप समझ सकें। पांचवा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि माता पिता की अपेक्षाएं एवं मूल्य किस प्रकार पीढ़ियों के बीच हस्तांतरित होते हैं तथा पहचान निर्माण और जीवन विकल्पों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, माता पिता के मूल्य और अपेक्षाएं बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि माता पिता डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बच्चे बच्चे को उसी दिशा में वो प्रेरित करते हैं। जैसे कोई टीचर है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा टीचर बने, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर बने, इस तरह से। इससे बच्चे की पहचान और करियर विकल्प प्रभावित हो रहे हैं। कभी कभी इससे बच्चों के बीच में तनाव भी बढ़ता है। तो यही क्वेश्चन है कि माता पिता की अपेक्षाएं व मूल्य किस प्रकार पीढ़ियों के बीच हस्तांतरित होते हैं तथा पहचान निर्माण और जीवन विकल्प में उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि माता पिता जो चाहते हैं वैसा ही अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा यदि उस ढंग से अपने आप को नहीं देखता है तो इससे तनाव इत्यादि बढ़ता है, जिससे एक आइडेंटिटी जो पहचान होती है वो प्रभावित हो रही है। तो इसका जो मेन कारण ये हो रहा है, इसमें संतुलन बहुत जरूरी है। बच्चे की रुचि इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे को उसके रुचि के अनुकूल ही अपने माता पिता को समझना चाहिए और उसे आगे बढ़ने वाली दिशा में सहयोग करना चाहिए। ये प्रश्न पूछने का मतलब था कि बच्चे की स्वतंत्रता को, पहचान को उनके गार्जियन को आसानी से समझा जा सके, टीचर्स को समझ में आए कि बच्चे को किसी एक चीज के लिए उनके ऊपर कुछ थोपना जरूरी नहीं है। छठा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि पारिवारिक समाजीकरण पर वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक कारकों तथा डिजिटल मीडिया की भूमिका के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण और तकनीक ने पारिवारिक समाजीकरण को बदल दिया है। पारिवारिक समाजीकरण आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि इसका प्रभाव क्या रहा है कि मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बहुत बढ़ रहा है, पारंपरिक मूल्य में बदलाव हो रहा है, नई नई सांस्कृतिक और सोच का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। बच्चे अब यूट्यूब और सोशल मीडिया से सीखते हैं। नकारात्मकता और सकारात्मकता की बात यहाँ पे आती है। तो सकारात्मक जो होता है वो ज्ञान को बढ़ाता है, नकारात्मकता जो है वो पारिवारिक संवाद को खत्म करता है। तो आज के समय में जो पारिवारिक समाजीकरण है वो इन सब चीजों से प्रभावित हो रहा है। तो ये सब चीजों को हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो डिटेल से समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। 4 या 5 क्लास हमारा होगा और C1 पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट हम 40-50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कुछ भी पॉइंट छूटेगा नहीं और एग्जाम में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। 7वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विद्यार्थियों के बीच अंतर उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक क्या है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा करें। देखिए, हर छात्र से अलग होता है।
संज्ञानात्मक मतलब होता है बुद्धि का स्तर, सामाजिक मतलब होता है परिवार मित्र इत्यादि, भावनात्मक मतलब होता है भावनाएं, सांस्कृतिक मतलब होता है हमारी परंपरा। तो इन सब चीजों से सब बच्चे अलग अलग होते हैं, और इन सब चीजों के बारे में यदि आप एक एक लाइन लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अभी तो बस हम डिटेल्स में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विभिन्न शिक्षण शैलियां तथा उनके शिक्षण रणनीतियों में अनुप्रयोग पर चर्चा करिए। देखिए हर छात्र के सीखने की शैली अलग होती है। कोई दृश्य मतलब विजुअलाइजेशन विजुअल से सीखता है, कोई सुनने से ही सीख जाता है, कोई कुछ काम करके क्रियात्मक ढंग से सीखता है, या कुछ छात्र चित्र देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं इत्यादि। तो शिक्षण की निश्चित विधियां हैं जो अपनाने चाहिए, और इस शिक्षण के अलग अलग विधियों को अपनाकर शिक्षक को जरूरी है कि वो बच्चे को समझाएं, ताकि कोई भी बच्चा जो अलग अलग ढंग से सीखता है उस चीज को सीखने से वो वंचित ना रह पाए। नौवां है कि विद्यार्थियों की पहचान क्या है और यह समय के साथ कैसे विकसित होती है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों की चर्चा करिए। देखिए शिक्षार्थी की पहचान क्या है और यह समय के साथ कैसे विकसित होती है। शिक्षार्थियों की पहचान समय के साथ विकसित होती है, इसका अलग अलग ढंग पे प्रभाव आता है, जैसे कि परिवार पे, समाज पे, अनुभव पे, शिक्षा पे। जैसे कि एक बच्चा धीरे धीरे अपनी रुचि और लक्ष्य तय करता है। तो प्रमुख इसमें जो मनोवैज्ञानिक कारण है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बस अभी तो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों और शिक्षकों की पहचान निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है। विद्यालय का जो वातावरण है वो विद्यार्थी और शिक्षक को उसके पहचान में किस प्रकार योगदान देता है, प्रासंगिक सिद्धांतों और उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए विद्यालय का वातावरण छात्र और शिक्षक दोनों की पहचान बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विद्यालय में सिर्फ टीचर नाम के हैं, वहां पे तो सिर्फ उन्हीं का पहचान है। वहां पे वो जिस बच्चे को पढ़ाएंगे, कितना बढ़िया ढंग से बच्चा पढ़ता है और सीखता है, इससे भी बच्चे का एक अलग पहचान बनता है। शिक्षक का व्यवहार, स्कूल की संस्कृति क्या है, उस स्कूल में अनुशासन क्या है, इससे ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा स्कूल जो होता है वहां पे अच्छे टीचर्स होते हैं, वो बच्चे को अच्छे ढंग से समझते हैं, तो वो बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा जो स्कूल होता है वो बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसमें एक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसमें जो प्रमुख सिद्धांत है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देखिए इसमें सकारात्मक वातावरण बहुत जरूरी होता है। तो ये 10 क्वेश्चंस जो हैं अभी हमने देखा कि 10 क्वेश्चंस के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझा भी। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम इस 10 क्वेश्चंस को बढ़िया से समझेंगे, और आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट पीडीएफ भी या पीडीएफ से मैं आपको बता दूंगा, और आप इसे बढ़िया से कंप्लीट करें, नोटबुक में से आप लिख लें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।